बाद हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बी फार्मा कंप्लीट होने के बाद कौन कौन से जो जॉब्स हैं उनके लिए आप अवेलेबल हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब्स हो। तो दोनों ही तरह के जॉब्स के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि कौन से बेस्ट जॉब है बी फार्मा कंप्लीट होने के बाद, और इन सभी जॉब्स का जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में भी समझेंगे इस वीडियो में। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, एक बार इस वीडियो को जरूर पूरा देखिए। तो मेरा नाम हुसैन है, स्वागत है आपका हमारे चैनल फार्मा लेक्चर्स में। वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, जॉब अपॉर्चुनिटीज आफ्टर बी फार्म, यानी जिसका भी बी फार्म कंप्लीट हो चुका है वो इन सभी जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकता है। तो सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर बात करें तो टॉप 4 जॉब्स है, जिसमें फर्स्ट है ड्रग इंस्पेक्टर, एम्स फार्मासिस्ट, रेलवे फार्मासिस्ट और ड्रग एनालिस्ट। तो इन चारों के बारे में अभी हम डिटेल में समझेंगे। जो प्राइवेट जॉब्स है इसके अंदर आ जाता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। इस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर जो है क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है जिसमें जॉब लगता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो है सेल्स, इसके अंदर मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव, जिसको हम एमआर की जॉब कहते हैं। तो इन सब के लिए एक बी फार्मा स्टूडेंट जब उसका कंप्लीट हो चुका है तो वो अवेलेबल है अप्लाई करने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं फर्स्ट जो है ड्रग इंस्पेक्टर। जो ड्रग इंस्पेक्टर का जॉब है ये हर एक फार्मेसी स्टूडेंट का ड्रीम जॉब होता है, बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलता है और बहुत ज़्यादा सैलरी हाई भी मिलती है। तो हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझते हैं। तो आपको सबसे पहले डिग्री होना चाहिए फार्मेसी में रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। इसके अलावा एक्सपीरियंस भी चाहिए होगा, 18 मंथ का एक्सपीरियंस मैन्युफैक्चरिंग में शेड्यूल सी ड्रग्स का। शेड्यूल सी ड्रग्स भाई जो बायोलॉजिकल प्रिपरेशंस होता है, और अगर आपके पास ये ना हो तो 18 मंथ का एक्सपीरियंस होना चाहिए टेस्टिंग में शेड्यूल सी ड्रग्स का। वही जो बायोलॉजिकल प्रिपरेशन जो ड्रग्स आती है उनका टेस्टिंग करते हुए एक्सपीरियंस 18 मंथ का होना चाहिए। बट जो जहाँ पे आप लेबोरेटरी के अंदर ये टेस्टिंग कर रहे हो ना शेड्यूल सी ड्रग्स का, वो ऑथराइज होना चाहिए, अप्रूव होना चाहिए लाइसेंसिंग अथॉरिटी से। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करें इनके अगर सैलरी का, तो हर एक स्टेट वाइज जो है वो वेरी करता है इनके सैलरी। जो मिनिमम अगर बात करें एक स्टेट का जो होता है वो 40,000, मतलब हर एक स्टेट में अलग, किसी स्टेट में 40, किसी स्टेट में 45, 50, 55, बट 40 से कम नहीं होता है। ये आपको बस थोड़ा ध्यान रखना है। और बाकी हायर 1,50,000 पर मंथ तक इनका चला जाता है। बात करें इसके एग्ज़ाम का, तो ड्रग इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम जो है वो सेंट्रल द्वारा और स्टेट द्वारा दोनों ही तरह के गवर्नमेंट जो है वो निकालती हैं। सेंट्रल के बारे में बात करें तो यूपीएससी के द्वारा और एसएससी के द्वारा। हाल ही में आपने देखा था कि जो है ड्रग इंस्पेक्टर का वैकेंसी निकला हुआ था। बात करें स्टेट गवर्नमेंट तो इसमें डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ और मेडिकल सर्विसेज के द्वारा निकाला जाता है। अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड, जो कि है एम्स फार्मासिस्ट। अब फार्मासिस्ट आपको भी पता है 2 तरह के होते हैं, एक तो डिस्पेंसरी फार्मासिस्ट और दूसरे क्लिनिकल फार्मासिस्ट। तो डिस्पेंसरी के अंदर मेनली यही होता है कि जो है ड्रग स्टोर है उसको संभालना और दवा देना, प्रिस्क्रिप्शन जो लेके आते हैं। और जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट होते हैं इनको समझाने का काम रहता है कि ये जो है इतने खुराक ये मेडिसिन को लेना है आपको। तो ये जो है क्लिनिकल फार्मासिस्ट करते हैं। बात करें एम्स फार्मासिस्ट में वैकेंसी किस तरह की निकलती है, तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा फार्मासिस्ट ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 इस तरीके से देखने को मिलेगा। इसके बाद जो है वो सीनियर फार्मासिस्ट उसके ऊपर भी आते हैं। तो उनके लिए एक्सपीरियंस ज़्यादा चाहिए होगा। तो जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए अगर मेनली हम बात करें तो आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा, ग्रेड 1, ग्रेड 2 इस तरीके से। और जो है ये जो फार्मासिस्ट का एम्स के अंदर आता है इसको हम ग्रुप सी कहते हैं, ग्रुप सी जॉब्स, जिसमें एम्स फार्मासिस्ट आता है। इसके अंदर जो सैलरी होता है ना वो आपका डिपेंड होता है ग्रेड पे, कितने ग्रेड पे का आपका जो है फार्मासिस्ट का ये वैकेंसी आया है। 2,800, 3,600, जितना ज़्यादा होगा उतनी अच्छी सैलरी होगी। और सेकेंडरी जो है वो पे मैट्रिक्स लेवल, तो पे मैट्रिक्स लेवल जो होता है 1, 2, 3, 4, 5 कितने भी हो सकता है। मेनली जो आता है वो लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, इन 3 लेवल का मैंने देखा है आते हुए एम्स फार्मासिस्ट का या दूसरे जो रेलवे फार्मासिस्ट होते हैं उनका भी। अगर आपका जो मिनिमम होता है ना, जैसे कि 2,800 ग्रेड पे अगर मिनिमम भी हुआ तो आपकी सैलरी जो होगी वो 29,200,
ये मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ एक एम्स फार्मासिस्ट की सैलरी। अदरवाइज़ अगर वो अच्छा खासा अगर पे मैट्रिक्स लेवल आ गया 345 और यहाँ पे जो है ग्रेड पे आ गया 4200 जो कि आता रहता है, तो आपकी वही सैलरी 40,000 के करीब हो जाएगी। तो ये आप समझ सकते हो एक फ्रेशर्स को इतनी अच्छी खासी सैलरी। अब हम बात करें इनके जो है वो डिग्री चाहिए होगा एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से फार्मेसी का, और हायर ग्रेड पे और पे मैट्रिक्स लेवल जितना ज़्यादा होता है तो उसके लिए जो है एक फ्रेशर जो है बी फार्म का स्टूडेंट वो नहीं दे सकता है, बिकॉज वहाँ पे एक और फीचर ऐड हो जाएगा जो कि एक्सपीरियंस मांगेगा कि आपको जो है वो 2 या 3 इयर्स का या मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए होगा हॉस्पिटल के अंदर, अगर अच्छा खासा ग्रेड पे वो देने लग रहे हैं। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और उसके साथ ही आपको ये भी स्टोर कीपर का भी देखने को मिल जाएगा, मेनली जो दवा देते हैं और संभालने का काम करते हैं। तो इसमें भी आपको ग्रेड पे और पे मैट्रिक्स लेवल दोनों ही देखने को मिलेंगे, उसी से डिपेंड करेगा आपका सैलरी। तो आपको समझ आ गया होगा। अब स्टोर कीपर का ये भी सीन है कि डिप्लोमा वाले दे सकते हैं और बी फार्म वाले तो दे ही सकते हैं। तो ये हो गया। अब बात कर लेते हैं रेलवे फार्मासिस्ट, और जो सैलरी है मैंने आपको बता दिया मिनिमम होगा तो 29,200। मेनली स्टोर कीपर में उतना ज़्यादा नहीं जाता, बट फार्मासिस्ट में ज़्यादा जाता है, जैसे ग्रेड पे और पे मैट्रिक्स लेवल की बात करें। तो बात करें नेक्स्ट जो है रेलवे फार्मासिस्ट। रेलवे फार्मासिस्ट के लिए सबसे पहले जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए होगी वो डिग्री इन फार्मेसी एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूट से। बात करें वैकेंसी का तो ऐसे ही जैसे कि अभी मैंने आपको समझाया, फार्मासिस्ट ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 इसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा वैकेंसी के अंदर लिखा हुआ। उसके अलावा ग्रेड पे भी लिखा होगा। उसके अलावा यहाँ पे जो ये रेलवे फार्मासिस्ट होता है ना, ये जो जॉब्स आता है ये ग्रुप डी के अंदर आता है, और इसके लिए आपको सर्च करे होंगे कि ये अलग अलग स्टेट में, जैसे कि अहमदाबाद या किसी भी स्टेट का जो भी अप्लाई करना होगा, तो ये वेबसाइट है http://www.rrb अहमदाबाद, और इसके अलावा जो भी स्टेट है जिसका भी आपको अप्लाई करना है वो स्टेट डाल दो .gov.in/ तो वो आपका ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आप देख ही सकते हो एग्ज़ाम अपडेट आपको देखने को मिल जाएगा, और नीचे जो है वो रिजल्ट अपडेट। ये तभी जब आपका वैकेंसी आएगा तभी, और साइड में लिखा हुआ आ जाएगा आपके पास रजिस्ट्रेशन करने के लिए वो सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। बात करें इसमें भी तो वही पे मैट्रिक्स लेवल का काम चलता है और ग्रेड पे का काम चलता है। जितना अच्छा ग्रेड पे उतना अच्छा पे मैट्रिक्स लेवल भी उतना अच्छा होगा। 3, 4, 5 जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा आपकी सैलरी होगी, बट जो एकदम मिनिमम जो सैलरी होगी वो यही 29,200। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। और इसके अंदर ना एक और इनको नीड होता है मेडिकल स्टैंडर्ड, जो कि C2 का लगाया जाता है, जिसमें जनरल फिटनेस आप पूरे अच्छे से फिजिकली फिट हो। विजन स्टैंडर्ड के बारे तो डिस्टेंस विजन जो होना चाहिए 6/12, चश्मा लगा हो नहीं लगा हो कोई मतलब नहीं, बट डिस्टेंस विजन 6/12 हो। नियर विजन के बारे में बात करें तो 0.6 हो, चश्मा लगा हो ना लगा हो कोई दिक्कत नहीं, और वेयर जिसमें आप आसपास के काम और रीडिंग वगैरह कर पाओ बस। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है ड्रग एनालिस्ट। ड्रग एनालिस्ट को थोड़ा सा आपको अच्छे से समझना होगा, मैं आगे चल के डिटेल में समझाऊंगा। QA, QC और प्रोडक्शन, ये 3 एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले आउट करते हैं एक मेडिसिन को फॉर्म करने के लिए, जो ड्रग्स हैं मेडिसिन से फॉर्म करने के लिए। अब जो उन्होंने बनाया है तो ये तो इंडस्ट्री ने बनाया ना, बट इसको तो ऑल ओवर यूज़ करना है और इसको अप्रूवल भी चाहिए होगा। तो जो ड्रग एनालिस्ट है इनका काम है इन मेडिसिन को चेक करना। एक तो ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से आए, और दूसरे जो कि ड्रग इंस्पेक्टर या ड्रग कंट्रोलर जो है वो कहीं से भी वो मेडिसिन लाए टेस्टिंग परफॉर्म करवाने के लिए। कोई भी मेडिसिन कोई भी केमिकल्स टेस्ट परफॉर्म करना है कि ज़्यादा वो नशीली है या फिर कुछ भी है, तो वो ड्रग एनालिस्ट ही जो है वो टेस्ट परफॉर्म करते हैं और उसको एनालाइज करते हैं कि हाँ ये इसी वजह से ये प्रॉब्लम हुई है। तो ये सारा काम ड्रग एनालिस्ट का होता है, और इसमें भी वही ग्रेड पे और यही सब चलता है। क्या है ना कि ड्रग एनालिस्ट का अभी का मतलब देखा जाता है कि इसका जो पे मैट्रिक्स लेवल और ग्रेड पे बहुत ज़्यादा हाई रहता है, और इसमें जो है वो एक्सपीरियंस भी मांगता है। बट समटाइम्स ये भी है कि आप चेक करोगे स्टेट बाय स्टेट, तो किसी स्टेट में फ्रेशर्स भी आ जाते हैं कि विदाउट एक्सपीरियंस आप आ जाओ,
आप ड्रग एनालिस्ट बन सकते हो। तो इसलिए मैंने इसको भी इंक्लूड रखा है। अच्छी खासी सैलरी मिलेगी और वही 30,000 से कम बिल्कुल नहीं, 30,000 से ऊपर ही मिलेगा। और कुछ इसी टाइप से आपको जो है वो टेस्ट परफॉर्म करने होंगे, पूरा लैब का काम होगा बस। अब आ जाते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जो कि एक प्राइवेट जॉब्स है। अब इसके अंदर जो है 3 डिपार्टमेंट होते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल और प्रोडक्शन। तो जैसा कि आपको भी पता होगा, मेनली काम जो है वो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का वो है, प्रोडक्शन वाले जो है वो करते हैं, रॉ इंग्रेडिएंट्स ये सब जो भी आता है क्वालिटी एश्योरेंस से एक तरीके से ले लेते हैं जा करके। और क्वालिटी एश्योरेंस का जो भी एक वो सीनियर होगा वो सिग्नेचर करके उनको वो सामान दे देगा, जिससे वो अपना जो है वो प्रोडक्शन स्टार्ट करें, काम करना स्टार्ट करें। और इनके पास जो है वो डॉक्यूमेंट फॉर्म करते हैं, ये मेनली जो इनका मेन काम होता है, डॉक्यूमेंट फॉर्म करो जो भी इन्होंने सामान लिया। पहले तो ये हो गया इनका काम, इन्होंने फॉर्म किया एक टैबलेट, और क्या हुआ कि क्वालिटी एश्योरेंस वाला कोई एक आया, उठाया और लेके चला गया कि इनके पास, क्वालिटी कंट्रोल वाले के पास, कि लो अब टेस्ट परफॉर्म करो कि कैसा है। तो इन्होंने जो है वो टेस्ट परफॉर्म करते हैं कि जो भी है कि जो ड्रग है वो ठीक से बना है कि नहीं है। तो उसके बाद जो भी आया कि सही रिजल्ट आया, गलत रिजल्ट आया, वो आ जाता है इनके पास अगेन क्वालिटी एश्योरेंस के पास। अब ये क्वालिटी एश्योरेंस वाले चेक करते हैं कि जो इन्होंने काम किया है, क्वालिटी कंट्रोल यानी QC वालों ने जो काम किया है, प्रोडक्शन वालों ने जो काम किया है, वो क्या गाइडलाइन के अंडर में काम किया है, जो SOPs और जो गाइडलाइंस GMP जो हो गया, इसके अकॉर्डिंग इन्होंने जो है वो काम किया है। तो वो काम होता है क्वालिटी एश्योरेंस का, मतलब डॉक्यूमेंटेशन बनाओ जिसमें इनको चेक करना होता है इनके काम को, कि जिस वे में कर रहे हैं काम वो उसी के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं ना, जो गाइडलाइन प्रोवाइड करवाई है जो फार्मास्यूटिकल इनकी कंपनी है उसने। तो ये हो गया QA का काम। अब स्टूडेंट्स का ये रहता है कि किस डिपार्टमेंट में जाएं। प्रोडक्शन में तो जाना नहीं चाहते हैं, हाँ बहुत लोगों का रहता है कि क्यों जाएं प्रोडक्शन में, मेनली वही काम रहता है। बट QA में जाने से पहले थोड़ा सा प्रोडक्शन में अगर थोड़ा बहुत भी टाइम अगर आप बिता लो तो बहुत अच्छा खासा आपको नॉलेज हो जाएगा QA में। QA का मेन काम यही होता है ना कि गलतियां पकड़ना, इनकी क्या गलतियां हैं। अगर आपने ये काम अच्छे से किया हो, कुछ ही टाइम किया हो, कुछ मंथ ही किया हो या 1 ईयर भी किया हो, उसके बाद आप क्वालिटी एश्योरेंस में जा रहे हो तो बहुत बेहतरीन है। आपका जो है क्वालिटी एश्योरेंस में जो है वो परफॉर्मेंस बहुत बेटर हो जाएगा और तरक्की जो बोलते हैं वो बहुत आगे होगा। बात करें प्रोडक्शन में तो सैलरी वगैरह के बारे में बात करते हैं यहाँ पे, तो 15 से 16,000 तक रहता है। क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में बात करें तो 17 से 18 और क्वालिटी कंट्रोल 17 से 18। अब आपको ये बहुत कम लग रहा होगा, बहुत कम है भी, 17-18 मिल रहा है और कहाँ प्रोडक्शन वालों को भी कम ही मिल रहा है। तो क्या होता है कि जो क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल वाले हैं, जो ये सैलरी है, ये 1 ईयर एक्सपीरियंस लेके किसी और कंपनी में स्विच अगर ये कर जाए ना, तो इनका 5,000 जो है वो सैलरी इंक्रीज हो जाएगा। इनमें से जो इनका जो 17,000 था वो हो जाएगा 23,000। इसी तरीके से 1 ईयर और एक्सपीरियंस, 2 ईयर अगर एक्सपीरियंस लेके चलेगा कहीं और, तो समझ लो कि 27-28। ऐसे 5 ईयर के बाद जो होता है इनकी जो सैलरी होती है वो 50,000 प्लस हो जाती है। वही 53, 55, 56 ऐसे हो जाती है इनकी सैलरी। और वो थोड़ा सा फार्मास्यूटिकल जो जिस भी इंडस्ट्री में जा रहे हैं उस पर भी थोड़ा डिपेंड करता है कि इनिशियल इनकी जो सैलरी है वो क्या मिल रही है, उसी हिसाब से इनका ग्रोथ और जो इनके पास स्किल है, नॉलेज है, उस पर डिपेंड करता है कि एक्सपीरियंस तो आपके पास मिल रहा है बट क्या वो आप उस वे में और बेटर कर सकते हो, तो उन सब पे भी थोड़ा डिपेंड करता है। तो इसीलिए मैंने बोला कि अगर थोड़ा बहुत प्रोडक्शन का नॉलेज है देन क्वालिटी एश्योरेंस में स्विच हो जाओ, और क्वालिटी एश्योरेंस के बाद फाइनली आप जो है उसके अंदर बहुत आगे तक बढ़ते चले जाओगे। क्वालिटी कंट्रोल भी, ये दोनों ही बेटर है, प्रोडक्शन भी बेटर है, बट ये दोनों में मोस्टली स्टूडेंट जाते हैं और जाना चाहिए। क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल में, प्रोडक्शन में सभी आ जाते हैं। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं सेल्स में, और इसके सैलरी वगैरह हमने डिस्कस कर लिया है। सेल्स की अगर हम बात करते हैं तो मेनली क्या, एक MR का जॉब यही होता है, आपको भी पता होता है कि टाइम फ्रीडम होता है उनके। सबसे पहले जो जॉब होता है उसका कि आप कभी भी करिए बट आपको जो टारगेट दिया गया है उसको कंप्लीट करिए। तो आपको जो है जॉब से सेटिस्फैक्शन होना चाहिए जो आप जॉब कर रहे हो। मेनली क्या काम होता है वो तो आपको पता ही है, जिस भी एरिया का टारगेट आपको मिला हो उस एरिया में जा कर के वो सप्लाई करना, डॉक्टरों से बात करना, तो ये सब में आपको पहले सेटिस्फैक्शन होना चाहिए कि हाँ आप कंफर्टेबल हो, आप किसी से भी बात कर सकते हो। उसके अलावा इंग्लिश तो चाहिए होगी प्रॉपर,
क्या होता है कि 10th-12th वालों भी आपने देखा होगा कि आप स्टार्टिंग में जाओगे तो जिसने 10th-12th मेनली जो किया हुआ रहता है उनके प्रॉपर अच्छी खासी इंग्लिश रहती है, और उनकी जो सैलरी होगी वो स्टार्टिंग में आप जाओगे तो 20 के करीब रहेगी, और उनके जो होगी वो वही 25 के करीब होगी। तो आप सोचोगे उसकी ज़्यादा है, बट कुछ टाइम बाद ही जो है यहाँ पे देख सकते हो 15 से 30% एवरी ईयर जो है वो आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाएगी। जो आपके प्रीवियस सैलरी है उससे आपके कितना स्किल है, क्या परफॉर्मेंस है, कितने अच्छे से आप लोगों को, पीपल को कन्विंस कर पाते हो, टारगेट को अचीव कर पाते हो, तो ये सब कुछ भी डिपेंड करता है। इसी वजह से तो जो आपकी जो सैलरी है उसके साथ इंसेंटिव्स भी मिल रहा है अगर आप जो है वो टारगेट को कंप्लीट करते हो, एक्स्ट्रा करते हो तो, और बहुत कुछ कंपनियां प्रोवाइड करवाती है। तो ये तभी हो सकता है अगर आपके अंदर ऐसा स्किल है कि लोगों को आप कन्विंस कर पाओ अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, तभी। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। सैलरी के बारे में मैंने बता ही दिया, 20 to 25,000 मिलेगा स्टार्टिंग में, और जैसे जैसे एक्सपीरियंस गेन करोगे, स्विच करोगे, या फिर उसी जिसमें हो MR की जॉब में, उसमें ही अगर आप चाहो तो 5-6 साल बाद देखोगे तो आप ही सीनियर पोस्ट पे हो जाओगे, और इसमें सैलरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आपको अच्छा खासा नॉलेज हो गया देन आप जो है आपको सीनियर पोस्ट बना दिया जाएगा, और उसके बाद जो है वो आपके अंडर में काम करेंगे और आप लोगों को भेजोगे। जो भी B.Pharm या 12+ स्टूडेंट्स आएंगे उनको टारगेट दोगे कि इस एरिया में आपको जाना है और अपना टारगेट कंप्लीट करना है सेलिंग का। तो आई होप आपको कंप्लीट अच्छे से इन सभी के बारे में समझ आ गया हो। तो कोई भी डाउट आपको होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पर आती रहती है, तो आप कमेंट करके टॉपिक बता सकते हो। अगर आपके पास कोई भी टॉपिक हो तो मिलते हैं नेक्स्ट।